हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 8 जो है द्विपद प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। आज से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अगर पिछले जो भी चैप्टर मैंने आपको बताया है वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चैप्टर वहाँ सबसे देख सकते हैं। अब चलिए चालू करते हैं द्विपद प्रमेय चैप्टर। पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि द्विपद प्रमेय जो चैप्टर का नाम ही है, द्विपद प्रमेय का अर्थ क्या होता है। द्विपद प्रमेय मतलब द्विपद मतलब द्वि मतलब दो, पद मतलब पद, मतलब जिसमें दो पदों का कोई प्रमेय हो, दो पदों का प्रमेय एक हो। अब उस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, द्विपद प्रमेय से हम a प्लस बी, देखिए इसमें दो पद हैं, की घाते n का आसानी से प्रसार कर सकते हैं, जहाँ n एक पूर्णांक या परिमेय संख्या हो। मतलब द्विपद प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जिससे दो पदों के, जैसे a प्लस बी है, दो पद हैं, इसकी घात n हो, मतलब n का मान यहाँ 1 से 2 3 4 कितना भी हो उसका हम आसानी से प्रसार कर सकते हैं कि 1 2 3 4 कितना भी हो घात, उसका हम आसानी से प्रसार कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रमेय है द्विपद प्रमेय। अब देखते हैं मैं कैसे कर सकते हैं प्रसार। अब देखिए धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय, इसमें हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल कहते हैं, अगर 0 हो तो 1 होता है, a प्लस बी की घाते 1 हो तो a प्लस बी होता है, सिंपल एकदम। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब पे भी हमने पढ़ा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और अब इतना तो हम जानते हैं कि घात 0 की घात 1 की घात 2 की घात 3, लेकिन अगर कहे कि a प्लस बी की घाते 4 बताइए, a प्लस बी की घाते 4 बताइए, तब हम क्या करेंगे। इसके लिए भी हम कुछ मतलब गुणे के रूप में ले सकते हैं, a प्लस बी का क्यूब और गुणे a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसका हम जानते ही हैं, इसको विस्तृत रूप में प्रसारित कर देंगे और उसमें a प्लस बी का गुणा कर देंगे तो a प्लस बी की घाते 4 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इस तरह हम कब तक करेंगे, मान लीजिए कि 20 दे दिया, 10 दे दिए तो हमें कठिनाई होने लगेगी। हमें ये a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो हमें याद है, लेकिन इसके आगे जितने भी होंगे वो सब तो हमें याद नहीं होंगे, सब याद भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ही द्विपद प्रमेय का प्रयोग होता है, निकालने के लिए, प्रसार करने के लिए। देखिए कैसे कैसे द्विपद प्रमेय बना। लोग पहले इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो 4 चीज़ें हमने निकाली है, इसमें हम क्या देखते हैं, इन प्रसारों में हम क्या देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्रसार में पदों की कुल संख्या घातांक से एक अधिक। मतलब देखिए इन प्रसारों में ध्यान से, यहाँ घात है 0 तो इसके प्रसार में कितना पद है, 1। यहाँ घात है 1 तो इसके प्रसार में कितना पद है, 2। यहाँ घात है 2, इसके प्रसार में कितना पद है, 3। यहाँ घात है 3 तो इसके प्रसार में कितना पद है, 4। यहाँ घात है 4 तो इसके प्रसार में देखिए कितना पद है, 1 2 3 4 5। और यदि घात 5 रहता तो कितना पद होता, 6। क्योंकि ये हमने ऑब्जर्व कर लिया कि जितना घात रह रही है, होल घात, उससे एक अधिक प्रसार में पद आ रहे हैं। यही हमारा पहला पॉइंट है, ये हमने आज ऑब्जर्व किया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया, प्रसार के उत्तरोत्तर पद में प्रथम एक ही घाते एक के क्रम से घट रही हैं, जबकि द्वितीय राशि b की घातें 1 के क्रम से बढ़ रही हैं। अब यहाँ देखिए, चलिए इस a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं, एकदम क्लियर होगा। देखिए यहाँ a की घात a का स्क्वायर है, मतलब a की घात 2 है। यहाँ पर देखिए a की कितनी घात है, a की घात 1 हो गई। यहाँ पर देखिए a की घात 0 हो गई, मतलब 1 हो गया तो 1 का गुणा हो गया, तो इसको हम a की घाते 0 यहाँ लिख देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ a की घाते 0 है और यहाँ देखिए यहाँ a की घाते 2 है, यहाँ a की घाते 1 है, यहाँ a की घाते 0 है। मतलब a की घाते क्रमशः 1 घट रही हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। यहाँ b की देखिए, b की घात 0 हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, b की घात 0 है। यहाँ b की घात 1 हो गई, यहाँ b की घात 2 हो गई। मतलब यहाँ क्रमशः b की घात 1 बढ़ रही है।
पहले 0 फिर 1 फिर 2, वही चीज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, 1 की घात 3 है, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर यहाँ 0 हो गई। मतलब यहाँ 3 2 1 0, इस तरह एक एक घट रही है, सदैव एक की घात एक एक घट रही है। जितना ये घात रह रहा है उतने पे एक की घात की शुरुआत हो रही है और सदैव एक एक घट रही है। अब यहाँ पे देखिए b की घात 0, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। इसका मतलब b की घात एक एक करके बढ़ती जा रही है, एक एक करके बढ़ती जा रही है हर पदों में, और एक की घात एक एक करके घटती जा रही है हर पदों में। वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी। तो हमने यही एक ऑब्जर्वेशन देखा कि उत्तर पदों में एक की घात एक एक करके घट रही है, जबकि b की घात एक एक करके बढ़ रही है। ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? प्रसार के प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग समान है, a प्लस b के घात के। मतलब देखिए, प्रसार के प्रत्येक पद में, यहाँ से हम चालू करते हैं क्योंकि इस पर भी लागू होगा, लेकिन यहाँ से हमें आसानी समझ में आ जाएगा क्योंकि और क्लियर हो जाएगा। इस पर भी आप करके देखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कह रहा है कि a प्लस बी की घात जितना, होल की घात जितना रह रहा है, प्रत्येक पद की घातों का योग भी उतना ही आएगा। देखिए यहाँ a प्लस बी की होल की घातें 2 है, तो यहाँ देखिए प्रथम पद में a स्क्वायर, मतलब यहाँ कुल घातें 2 ही है। यहाँ देखिए ए बी है, मतलब इसकी घातें 1 है, इसकी घातें 1 है, तो कुल घात कितनी हुई? 2, तो ये भी इसके बराबर आ रहा है। वैसे यहाँ पे देखिए b स्क्वायर है, तो यहाँ कुल घात कितनी है? 2, तो ये भी इसके बराबर आ रहा है। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ होल की घात 3 है, या इस पद में भी कुल घात 3 है, इस पद में भी 2 + 1 कुल घात 3 है, इस पद में भी 1 + 2 कुल घात 3 है, इस पद में भी कुल घात 3 है। मतलब जितना प्रत्येक पद में घातों का जितना भी योग रहेगा, जितनी भी घातें रहेंगी, सबको जोड़ दिया जाए तो वो a प्लस बी की होल की घात के बराबर आएगा। यही हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन थी। प्रसार के प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग समान है a प्लस बी के घात के। ये हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन थी, ये भी हमने देखा। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, आगे हमने क्या किया। अब हमने देखा कि ये तो इतनी चीज़ तो हमें मालूम हो गई। अब हमने एक एक सारणी बनाई। देखिए इधर लिखा हमने घातांक, जो a प्लस बी के होल की घातें जितना चल रहा है इधर हमने लिखा, और इधर लिखा जो क्रमशः गुणांक आ रहे हैं। देखिए कैसे लिखा। पहले देखिए, पहले ये घात 0 है a प्लस बी के, तो 0 लिखा। इधर क्या है? गुणांक। यहाँ a की घातें 0 लिख सकते हैं, b की घातें 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गुणांक तो एक ही आएगा। तो यहाँ घात 0 है, गुणांक 1 है, तो इसको हमने इस प्रकार लिख दिया, घातांक 0 है, गुणांक 1 है। अब दूसरी लाइन में चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए घातांक 1 है और गुणांक देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब 2 जगह गुणांक 1 है, और यहाँ घातांक भी 1 है। तो देखिए घातांक 1 लिखा हमने, 2 जगह गुणांक को 1 और 1 लिख दिया इस प्रकार से। अब फिर देखिए तीसरी लाइन में चलते हैं। यहाँ घातांक 2 है और गुणांक यहाँ 1 है, फिर गुणांक 2 है, फिर गुणांक 1 है, क्योंकि गुणांक तो यही हो गया जो चर के आगे रहता है, गुणांक होता है उसका अचर पद। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर 1 है, और घात 2 है। देखिए घात हमने 2 लिखा और गुणांक 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, ऐसे है। इसी तरह भी हमने तीसरे का भी किया। तीसरी घात जो है उसका 1 3 3 1 आया, फिर 4 का किया तो 1 4 6 4 1 आया। अब इन्होंने सोचा, इन्होंने ये देखा कि क्या इसमें ये ऐसे ही तो आ नहीं रहा होगा, ये चीज़ें जो आ रही है ऐसे ही तो आ नहीं रहा होगा, इसका जरूर कोई ना कोई मतलब होगा, किसी ये कंडीशन से आ रहा होगा। उन्होंने सोचा, देखा, किन्होंने सोचा, ये पास्कल, ब्लेज पास्कल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा। देखिए उन्होंने क्या सोचा, यहाँ पर देखिए वही सारणी, यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये 1 है और साइड सब में 1 है, साइड तो सब में 1 है। देखिए इधर साइड में 1 है, इधर भी साइड में 1 है, और ऊपर भी 1 है, मतलब साइड का तो मामला ही खत्म हो गया। साइड हम जान गए कि 1 ही आएगा। और उन्होंने बीच वाले को सुलझाया। कैसे? देखिए ऊपर के इन दोनों का जोड़ 1 1 और 2 आ गया नीचे साइड, फिर इन दोनों का जोड़
2 1 3 आ गया नीचे साइड, फिर इसी तरह इन दोनों का जोड़ 2 1 3 आ गया नीचे साइड, फिर इन दोनों का जोड़ किया उन्होंने तो 3 1 4 आ गया नीचे साइड, फिर इन दोनों को जोड़ किया उन्होंने 3 3 6 आ गया नीचे साइड, फिर इन दोनों का जोड़ किया उन्होंने तो क्या आया 3 1 4 आ गया नीचे साइड। ये पास्कल का त्रिभुज नियम है। देखिए उन्होंने कितना दिमाग लगाया, इसको जोड़ा तो नीचे वाला आ गया, उन्होंने देखा ये कि इसको जोड़ने पे तो नीचे वाला आ जा रहा है, वैसे ही क्या आगे बढ़ रही है सीरीज, तो इन दोनों को जोड़ा तो नीचे वाला आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो नीचे वाला आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो नीचे वाला, इन दोनों को ऐसे ही जोड़ा तो नीचे वाला, इन दोनों को जोड़ा तो नीचे वाला। वैसे ही उन्होंने सोचा कि क्या हम इसी तरह आगे भी निकाल सकते हैं, आगे भी। अब तक तो 4 है, पहले तो हमें पूरा वर्ग कर उसकी घात का गुणा कर करके उसके बाद गुणांक लिखना पड़ता था, अब हमें डायरेक्ट क्या गुणांक ही मिल सकता है। तो उन्होंने देखा 4 का गुणांक तो ये निकाल दिया था हमने, 1 4 6 4 1। अब साइड तो 1 रहेगा, साइड में उन्होंने 1 लिख दिया। अभी इन दोनों को जोड़ के 5 लिखा, इन दोनों को जोड़ के 10 लिखा, इन दोनों को जोड़ के भी 10 लिखा, इन दोनों को जोड़ के 5 लिखा, तो ये उन्हें 5 के गुणांक मालूम चल गए, 5 के गुणांक मालूम चल गए। अब उन्हें गुणांक मालूम चल गए तो देखिए उन्होंने विस्तार कैसे कर दिया, गुणांक इसीलिए निकाला कि गुणांक मिल जाने के बाद उन्होंने आसानी से विस्तार कर दिया। देखिए a प्लस बी की घाते 5 है, a प्लस बी की घाते 5 है ना, तो हमने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा है, पहले जो शुरुआत होता है तो a की घात उतनी ही रहती है, a की घात उतनी ही शुरुआत होता है जितने a प्लस बी की होल की घात हो। जिसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले a स्क्वायर से शुरुआत हुआ है, वैसे ही यहाँ a की घाते 5 से शुरुआत होगा और b की घात एकदम 0 रहेगा, और फिर a की घात धीरे धीरे घटती जाएगी, एक एक करके घटेगी, और b की घात एक एक करके बढ़ेगी। इसी को हम लिखते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए गलती से एक्स वाई हो गया है, आप इसको ए बी मान लीजिए, चाहे इसको एक्स प्लस वाई की घाते 5 मान लीजिए, चलिए इसको एक्स प्लस वाई की घाते 5 मान लीजिए। अब उन्होंने एक्स की घात जो है वो क्रमशः क्या किया, घटाया, और वाई की घात क्योंकि बढ़ाया, जैसे ए की घात घटाते थे और बी की घात बढ़ाते थे वैसे ही किया उन्होंने, और गुणांक को वैसे ही रखा। तो एक्स की घात 5 वाई की घात 0 आया, प्लस दूसरी कंडीशन में 1 घटाया, एक्स की घात 4 वाई की घात 1 आया, तीसरी कंडीशन में एक्स की घात 3 वाई का 2, क्योंकि एक्स का घट रहा है वाई का बढ़ रहा है। यहाँ फिर उन्होंने एक एक्स का घटाया, फिर एक वाई का बढ़ा दिया, फिर एक एक्स का घटाया, फिर वाई का बढ़ा दिया, अंत में एक्स की घाते 0 हो गया, वाई घाते 5 हो गया। अब उन्होंने इसको सोचा कि और बढ़िया से लिख दें, तो इन्होंने एक का गुणांक को मतलब नहीं है वाई का 0 को मतलब एक्स की घाते 5 लिख दिया, इसको 5 एक्स की घाते 4 वाई लिख दिया, प्लस 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिख दिया, प्लस 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लिख दिया, प्लस 5 एक्स वाई घाते 4 लिख दिया, प्लस वाई घाते 5 लिख दिया। तो ये तो उन्होंने a प्लस बी की घाते 5 आसानी से निकाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया, जो हम देख रहे हैं ऊपर के प्रसारों में, उनका इन्होंने प्रयोग किया कि a की घात घटती जा रही है क्रमशः एक एक से, और b की घात बढ़ती जा रही है, ठीक है, इसका प्रयोग किया। और उन्होंने सोचा कि हम तो अंदर x वाला घटाते जाएंगे और y वाला बढ़ाते जाएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन आगे जो गुणांक आ रहे हैं उसको हमने कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुणांक को हमको मालूम होगा तभी ना उसका प्रसार लिख पाएंगे। आगे तो गुणांक भी आ रहे हैं, x का घटाते जाएंगे, y का बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ये तो हमने पहले देख लिया, लेकिन गुणांक भी तो हमें चाहिए। तो उसी गुणांक को निकालने के लिए उन्होंने ये त्रिभुज बनाया, पास्कल का त्रिभुज नियम, ये त्रिभुज बना दिया। तो उन्होंने देखा कि जोड़ के मालूम चल जा रहा है नीचे वाला, इसी तरह उन्होंने जोड़ा और नीचे वाला निकाल दिया, फिर जोड़ा और नीचे वाला निकाल दिया, फिर जोड़ा और नीचे वाला निकाल दिया, इसी तरह उन्हें 5 का भी मालूम चल गया। तो उन्होंने a प्लस बी खाते 5 का विस्तार कर दिया, कितना आसान कर दिया उन्होंने। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है, पास्कल के त्रिभुज द्वारा उच्च घातों का प्रसार निकालना संभव था। मतलब देखिए पहले हम तो केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर तक ही जानते थे, a प्लस बी का होल क्यूब तक ही जानते थे, लेकिन अब तो हम a प्लस बी घाते 5 भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी की घाते 6 भी निकाल सकते हैं, 7 तक निकाल सकते हैं, 8 तक निकाल सकते हैं, 9 तक निकाल सकते हैं। लेकिन घाते उच्च होने पर यह विधि थोड़ी सी लंबी और कठिन भी हो जाती है। देखिए कैसे, अगर हम कोई कह दे कि
a+b की घाते 12 निकालिए। तो अब a+b की घाते 12 निकालने के लिए हम त्रिभुज स्तर निर्माण करेंगे और 12 तक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। कितनी लंबी हो जाएगी और थोड़ी कठिन भी हो जाएगी, उसमें उलझने लगेगा आदमी, कठिन भी हो जाएगी। तो उन्होंने अब क्या किया कि अरे अभी भी ये मामला फंस रहा है गुणांकों वाला। अभी इसका तो क्लियर कर दिया था उन्होंने कि घटाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अब गुणांकों वाला अभी भी मामला फंस रहा है कि बड़ी लंबे होते जा रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया कि हमने ये कुछ फार्मूले हमको याद होने चाहिए और हम जानते भी NCR बराबर n फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r कोष्ट पे n माइनस आर का फैक्टोरियल n माइनस आर। फिर दूसरा फार्मूला NC0 बराबर 1, तीसरा NCN बराबर 1, NC1 बराबर 1 NCN माइनस n बराबर n। ये देखिए इसी से हम उन्होंने दिमाग लगाया, इसी से उन्होंने गुणांक निकाले। देखिए आगे कैसे निकालेंगे वो, लेकिन ये फार्मूले हमको लर्न होने चाहिए, ये फार्मूले हमको लर्न होने चाहिए। लर्न आसानी से भी हो सकते हैं, इसको आप लर्न कर लेंगे। तो ये देखिए अगर नीचे किसी का भी जीरो है, नीचे किसी का भी जीरो है तो 1 ही आएगा, और अगर ऊपर नीचे समान है तब भी 1 ही आएगा, और नीचे अगर 1 है तो ऊपर जो संख्या है वही आ जाएगी, और अगर नीचे ऊपर वाले से 1 कम है तो ऊपर जो संख्या वही आ जाएगी। कितना सिंपल है, ये सब लर्न हो सकते हैं आसानी से, तो इसको लर्न कर लीजिए। अब उन्होंने क्या किया देखिए, वही टेबल उन्होंने फिर यूज किया। पहले उन्होंने 0 और 1 1 निकाला तो उन्होंने तो ऐसे ही लिखा, फिर 1 2 1 लिखा, फिर 1 3 3 1 लिखा, फिर 1 4 6 4 1 लिखा, क्योंकि ये सब गुणांक निकाल दिए थे उन्होंने। अब देखा कि इसमें क्या नियम फॉलो हो रहा है। अब इसको NCR के फॉर्म में गुणांक को बराबर NCR के फॉर्म में लिखना के सोचा उन्होंने, जहाँ n को उन्होंने मान लिया कि n घात है, तो अगर NCR के फॉर्म में लिखेंगे तो n घात है तो घात यहाँ 0 है तो n की जगह 0 हो गया, और चालू किया उन्होंने 0 से पहले, r का मान 0 से चालू किया। सोचा कि पहले मैं r का मान 0 से चालू करूँगा, फिर आगे अगर आ गया तो कुछ तो 0 के बाद 1 लिख दूंगा, फिर और आगे आ गया तो 1 के बाद 2 भी लिख दूंगा, फिर ऐसे 3 लिख दूंगा। देखिए कैसे उन्होंने यन तो फिक्स कर दिया, जो यन घात रहेगा वही मैं ऊपर लिख दूंगा, और नीचे 0 के बाद क्रमशः से बढ़ाते जाऊंगा। देखिए C0 मैं हम पहले फार्मूले में पढ़ चुके हैं, तो नीचे किसी के 0 आए तो 1 आता है, तो 1 तो आ गया, ये तो उनका सफल हो गया, बराबर 1 में भी आ गया। अब उन्होंने घात लिखा 1, क्योंकि यन तो घात ही लिखना है, तो 1C फिर 0 से चालू किया उन्होंने, क्योंकि नेक्स्ट लाइन है ना, यहाँ हर लाइन में वो 0 से चालू करेंगे। ये नेक्स्ट घात वाली लाइन है, अगली घात वाली लाइन है, तो हर लाइन में वो 0 से चालू करेंगे और आगे r का मान बढ़ाएंगे। लेकिन घात का मान, क्योंकि घात तो बदल थोड़ी रहा है, हमेशा तो एक ही घात है, तो 1 रहेगा घात का मान। तो यहाँ 1C0, ठीक है 1C0 उन्होंने लिखा, क्योंकि r 0 से चालू करेंगे और घात 1 है यहाँ पर, तो 1C0 बराबर 1 भी आ गया, ये भी उनका कंडीशन फॉलो हो गया। अब फिर क्या किया, अब यहाँ 0 है तो इसको भी तो 0 लिखेंगे नहीं, r का मान फिर उन्होंने 1 बढ़ाया, ऐसे चालू किया। पहले r का मान 0 रहेगा, फिर आगे कुछ हो गया तो हम 1 कर देंगे, फिर आगे कुछ आ गया तो 2 कर देंगे, यहाँ आगे कुछ आया नहीं तो बस इतना ही, तो 1C1 उन्होंने कर दिया। यहाँ घात तो वही रहेगा, 1C1 कर दिया उन्होंने। तो ऊपर नीचे जब बराबर रहता है, यहाँ फार्मूले में हम देख चुके हैं, जब ऊपर नीचे बराबर रहता है तो हमारा 1 आता है। तो यहाँ भी देखिए 1C1 है, ऊपर नीचे बराबर, तो हमारा 1 आएगा। तो ये दूसरा लाइन भी उनका ऐसे प्रूफ हो गया। अब चलते घात 2 वाले में, तो सबका घात 2 रहेगा, सबका n का मान 2 रहेगा, ठीक है, और C रहेगा, और r का मान क्रमशः बढ़ाएंगे वो, तो r का मान यहाँ 0, 2C0, किसी के भी नीचे 0 है तो 1 आएगा, ये तो कन्फर्म। अब यहाँ पर देखिए फिर 2C1 हो गया, 2C1 हो गया, 2C1 हो गया। देखिए यहाँ पर एक ये फार्मूला है, NCN-1 बराबर n, मतलब ऊपर कोई भी संख्या है और उससे एक कम नीचे है तो ऊपर वाली आ जाएगी। यहाँ पर वही कंडीशन देखिए, ऊपर 2 है उससे एक कम नीचे है तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, 2 आ गया, ये भी उनका प्रूफ हो गया। फिर उन्होंने 2 घात 2 ही है तो 2C, r का मान यहाँ 1 था तो यह 1 बढ़ा के लिख दिया 2, तो 2C2 मतलब ऊपर नीचे समान है तो मान 1 आ गया। ऐसे उनका बाकी सारे भी अगर आप इसको भी करके देखें तो उनका सब सटीक आएगा, मान 3 आएगा, मान 1 आएगा,
इसका भी 1 आएगा, इसका भी 4, 6, 4, 1 ऐसे इनका सब मान सही आएगा, इनका सब मान सही आएगा। आप देख सकते हैं करके इनका सभी मान सही आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अब इस तरह इसमें भी टेबल तो बनाऊँ नहीं मैं, क्योंकि वही बात हो जाएगी। तो इसका मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ। मान लीजिए कि उन्होंने 5 के लिए लिखा और उन्होंने कहा कि अब मैं डायरेक्ट घात 7 का लिखूँगा। अब मैं डायरेक्ट घात 7 का लिखूँगा, मतलब यन की जगह 7 रहेगा तो 7 तो हर जगह ऊपर रहेगा, ठीक है। और सी वैसे ही, और घात का मान यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आर का मान यहाँ 0, 1, 2 है, 3 है, ऐसे ही बढ़ रहा है। तो यहाँ भी सोचे कि मैं यहाँ भी बढ़ाऊँगा। तो पहला हो गया 7C0, दूसरा 7C1, तीसरा 7C2, चौथा 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7। तो ये तो उन्होंने आसानी से गुणांक निकाल दिए। ये क्या है, ये गुणांक ही तो है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे अंक मिल जाएंगे, वही गुणांक हो जाएंगे। इस तरह 10 का भी हम निकाल सकते हैं घात। इन्होंने तो बहुत आसान कर दिया। हम घात इसका 10 का भी निकाल सकते हैं इस प्रकार। तो 11 का 12 का कहीं का हम घात निकाल सकते हैं। ऊपर जितना घात निकालना होगा ऊपर सब वही रहेगा और नीचे हम 0 से बढ़ाते जाएंगे। यही तो कर रहे हैं हम। इतना उन्होंने सिंपल बना दिया और इसको फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर देंगे, हमारे गुणांक मालूम चल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अब एक जनरल फार्मूला लिखा, a + b की घात n है, ठीक है। तो इसको कैसे उन्होंने विस्तार किया, ये a की घात 1 घटती जाएगी, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो उन्होंने a की घात n लिखा, फिर 1 घटा दिया, a की घात n - 1। अब b की घात यहाँ 0 है तो 1 बढ़ा दिया, b की घात 1। फिर यहाँ a की घात n - 2 और b की घात 2, एक की घात घटाया, एक बी की बढ़ा दिया, डैश डैश डैश। ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, NCN। देखिए हर जगह वो लास्ट में वही आ रहा है, 5C5, 7C7, 4C4, मतलब जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है। तो लास्ट में जितना घात रह रहा है, जिसे यहाँ अगर 4 रहता तो लास्ट में आता 4C4, यहाँ 5 है तो रहता लास्ट में आता 5C। ऐसे ही n है तो लास्ट में आएगा NCN और b की घात n हो जाएगा, क्योंकि हमेशा b की घात लास्ट में मैक्सिमम चला जाता है और a की घात शुरुआत में मैक्सिमम रहता है, और यहाँ a की घात 0 हो जाना है। तो उन्होंने ये एक, अब उन्होंने देखा घात जो ऊपर लिखते थे वो हमेशा घात वो उन्होंने ऊपर लिखा हमेशा, तो घात n ऊपर लिख दिया इसमें भी, ठीक। वैसे यहाँ घात तो n ही है तो n ऊपर लिख दिया, वैसे ही ठीक है, n उन्होंने हर जगह ऊपर लिख दिया, ठीक है। और r का मान वो 0 से क्रमशः बढ़ाते थे, यहाँ भी बढ़ाया उन्होंने। r का मान 0, फिर 1, फिर 2, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर n तक ऐसे ही r का मान ऊपर नीचे समान रहेगा, n तक r का मान ऐसे ही जाएगा। तो ये उन्होंने जनरल फार्मूला बना दिया। अब क्या किया कि लिखना इसको थोड़ा लंबा पड़ जाए तो वो शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। देखिए a + b की घात n बराबर है a + b की घात n। उन्होंने इसी को शॉर्ट फॉर्म किया तो यहाँ समेशन का प्रयोग किया, ठीक है, समेशन का प्रयोग किया। और NCR के रूप में ये हमेशा लिखते हैं, तो NCR उन्होंने लिख दिया और कहा कि r का मान जो है 0 से n तक जाएगा। घात यहाँ पर n ही है, देखिए, तो r का मान 0 से n तक जाएगा। देखिए r का मान 0 से 1, 2, 3 और n तक जा भी रहा है, तो उन्होंने कंडीशन लगा दिया r का मान 0 से n तक जाएगा। और यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, a का मान मतलब a की घात n - r हो रहा है। ध्यान से देखिए, a की घात जितना रह रहा है r की घात में से मतलब n जितना रह रहा है मैक्सिमम घात, a + b की होल की घातें जितना रह रहा है उसमें r की घटा के a की घात लिख रहे हैं। जिसे यहाँ पर देखिए मैं a + b की होल की घात n है, उसमें r की घटा है 0 तो n ही आया, तो a की घात n है। वैसे यहाँ पर देखिए a + b की होल की घात तो n ही है और यहाँ r का मान 1 है, तो इसमें से n में से 1 घटा n - 1 तो a की घात n - 1 रह रहा है। ऐसे ही n - 2 रह रहा है, n में से 2 घटा n - 2, मतलब जो a + b की होल की घातें रह रहा है उसमें से r का मान घटा के a की घात आ रहा है। तो वही यहाँ किया, a + b की घातें n है तो उसमें से r घटा दिया और वही a की घात आ गया, तो n - r a की घात हो गया। और b की घात देखिए, जितनी r का मान रह रहा है वही b की घात आ रहा है। यहाँ b की घात 0 है तो यहाँ r का मान 0, यहाँ b की घात 1 है तो r का मान 1 है, यहाँ b की घात 2 है तो r का मान 2 है। तो यहाँ इन्होंने b की घातें r लिख दिया, सिंपली क्या लिख दिया, b की घातें r ही लिख दिया। अभी सब कंडीशन उन्होंने फॉलो कर ली। अब समेशन का मतलब प्रत्येक पद, ये r का मान पहले 0 रखिए और n का मान जो है वो रखिए, तो एक पद निकल जाएगा। फिर समेशन का मान प्लस
प्लस लगा दीजिए। फिर आर का मान 2 रखिए और एन का मान जो है वो रखिए। आर जो जाएगा एन तक जाएगा, मतलब यहाँ अगर 5 है तो आर भी 5 तक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया है आर जो है एन तक जाएगा। अगर एन का मान 5 है तो आर भी 5 तक जाएगा। तो ये उन्होंने एक 60 फार्मूला बना दिया, 60 फार्मूला बना दिया। इससे अब हम कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यही है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय किसी भी प्रसार को सरल बनाने का एक तरीका है, दो पदों के प्रसार को सरल बनाने का ये एक विधि है। अब देखते हैं, अब पूरे बेसिक्स हो गए इसके समाप्त। अब देखते हैं प्रश्नावली पे चलते हैं, अब क्लियर होगा। प्रश्नावली 8.1 कह रहा है कि प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक व्यंजक का प्रसार कीजिए। ठीक है, प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक व्यंजक का प्रसार कीजिए। तो क्या दिया है? पहला व्यंजक, पहला व्यंजक हमें दिया है 1 - 2x की घाते 5। अब लोग सोचेंगे कि इसमें तो हमने केवल प्लस प्लस ही देखा, अब तक प्लस प्लस ही देखा, माइनस का आ गया, अब तो हम लोग क्या करें? तो माइनस का आ गया, तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी यही जो चीज़ है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 1 + -2x कोष्ठ में की घात होल की घाते 5, ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ तो प्लस आ गया, ये पूरा a का मान हो गया, ये पूरा b का मान हो गया। अब तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। इसी प्रकार हमने किया। पहले फार्मूला क्या होता है? समेशन r का मान 0 से n तक NCR a की घाते n - r b की घाते r। यहाँ n क्या है? 5 है, दिया ही है। यहाँ घात जितना रहता है वही n होता है, तो n 5 है। और a देखिए यहाँ पर a कितना है? 1 है। और b, ये पूरा b है, बीच में प्लस है, ये पूरा b है, तो b - 2x है। ये चीज़ है। अब चलिए इसका प्रसार करते हैं। प्रसार करेंगे तो हल करेंगे। इसका प्रसार हमने किया तो पहले r का मान हमने 0 लिया, n का मान तो हमेशा 5 ही रहेगा, तो 5c 0 हो गया क्योंकि r का मान 0 है। फिर a का मान 5 का मान n का मान 5, r का मान 0, 5 - 0 a का मान 5 आ गया। ऐसे ही b का मान r का मान है 0, तो b की घाते 0, b की घाते 0 आ गया। वैसे ही अब तो ये पहला पद हमें मालूम चल गया। अब इसमें तो हम सिंपली लिख सकते हैं r का मान एक बढ़ाते जाएंगे, n के मान में कोई चेंज होगा नहीं, और b का एक घटाएंगे, a का एक घटाएंगे और b का एक बढ़ाएंगे। लिख देते हैं 5c1 a का एक घटा, एक घाते 4, b का एक बड़ा, b घाते 1। वैसे ही 5c2 हो गया, r का मान लगातार बढ़ रहा है, n का मान समान ही है, a³ b² हो गया, प्लस 5c3 हो गया, a² b की घाते 3 हो गया। वैसे ये 5c4 हो गया, a b की घाते 4 हो गया। वैसे ही 5c5 हो गया, a की घात 0, b की घाते 5 हो गया। अब ऐसा नहीं कि 5c6 ही जाएगा, क्योंकि r का मान यहाँ पर n तक ही जाएगा, r का मान n से अधिक नहीं जा सकता है। n का मान 5 है, मतलब r का मान 5 ही तक जाएगा, 5 से अधिक नहीं जा सकता है। 5c6 नहीं होगा, हमेशा n के मान तक बराबर ही होगा। तो ये हमने कर दिया प्रसार। अब देखिए, अब इसको इसी फार्म में लिख दिया वापस, वही बात तो वही हुई। अब इसको 5c0 किसी घाते नीचे 0 है तो 1 आएगा, तो 1 को मैं हटा दी, कोई मतलब नहीं है, तो a की घाते 5 हो गया सिंपल यहाँ। फिर यहाँ पर देखिए कि किसी के नीचे 1 हो तो ऊपर वाली चीज़ आ जाती है, तो 5 आ गया। किसी के नीचे 1 हो, मतलब c के नीचे 1 हो तो ऊपर वाली चीज़ ये आ जाएगी, तो 5 हो गया। 5 a की घाते 4 b हो गया। वैसे ही यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको उस फार्मूले से हल कर सकते हैं। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल कोष्ठ में n - r, उस फार्मूले से हम हल कर सकते हैं। तो ऊपर फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, बटा में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल r मतलब 1 × 2, अब फैक्टोरियल n - r, n - r मतलब 3, और 3 का फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3, मतलब नीचे आ गया 1 × 2 × 3, और ऊपर है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। नीचे वाले 1 × 2 × 3 से ऊपर वाला 1 × 2 × 3 कटा, ऊपर क्या बचा? 4 × 5, और बटा में बचा 1 × 2। 2 से 4 को काटा 2 बार में, तो 5 दूना का 10 ऊपर आ गया, तो 10 इसका मान निकल गया, 10 इसका मान निकल गया। आप ऐसे निकाल सकते हैं, फार्मूले से लिख कर आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व होगा फार्मूले में। सीधा फैक्टोरियल का मतलब यही है कि मान लीजिए फैक्टोरियल n दिया है, तो उसका 1 × 2 × 3 × 4 n तक गुणा होगा उससे।
फैक्टोरियल 5 दिया है तो 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 से लेकर उसका जितने भी संख्या है 5 तक गुणा कीजिए, यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो वही लिख देंगे हम, इसका भी वैसे मान निकाल देंगे 10 आ जाएगा। आई स्क्वायर बी क्यूब तो है, इसका मान निकाल दिए हमने 5 आया, फिर इसका ऊपर नीचे समान है तो आएगा 1, तो बी 5 हो गया। अब जो ए और बी का मान है उसको हम लोग इसमें रख देते हैं। ए का मान है 1, बी का मान है -2x। ए का मान 1 रखा, 1 कहते 5 + 5, 1 कहते 4 गुणे बी का मान -2x है तो -2x रख दिया। ऐसे ही इसमें भी हमने रखा है ए और बी का मान, इसमें भी रखा है ए और बी का मान, इसमें भी रखा है ए और बी का मान, और इसमें भी रखा है ए और बी का मान। सब जगह ए और बी का मान रख दिया और इसको सॉल्व किया तो ये तो 1 ही आ गया, ये आ गया, ये माइनस है तो माइनस आ गया और 1 कहते 4 मतलब 1 ही है, 5 दूना का 10 -10 x यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये 10 ही हो गया क्योंकि 1 की घात है तो कोई मतलब नहीं, 10 हो गया। और गुणे इसका वर्ग किया तो 4x² है, गुणे 10 गुणे 4x² हो गया, प्लस ऐसे ही ये क्या हो गया 10 गुणे 1 का कोई मतलब नहीं, ये इसका क्यूब किया तो -8x³ आ गया, तो 10 गुणे -8x³ हो गया। वैसे ही यहाँ पर देखिए ये 5 ही हो गया और -2x की घाते 4 है, मतलब ये 16x की घाते 4 आ गया, 5 गुणे 16x की घाते 4 आ गया, प्लस लास्ट में ये 5 है तो -32x की घाते 5 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 - 10x प्लस 40x² -80x³ प्लस 80x की घाते 4 -32x की पावर 5। ये हमारा इसका व्यंजक निकल, कितना आसान है। अब हम लोग उतना गुणा करते 5 निकालने के लिए, अभी तो छोटे में आपको नहीं लग रहा है, आप कहेंगे कि ये तो हम गुणा करके भी निकाल देते हैं इससे जल्दी, लेकिन अगर 20 दिया हो तब इससे कितना जल्दी निकल जाएगा, ये कितना फास्ट मेथड है। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया है हमें, 2/x - x/2 क्या होल की घाते 5। ठीक वही फॉर्मेट सेम टू सेम सवाल लग जाएगा। पहले हमने फार्मूला लिख लिया, ये फार्मूला होता है मेरा। अब n बराबर 5 है क्योंकि देखिए यहाँ पर घात 5 है और a का मान 2x, इसको भी इस रूप में हम लिख सकते हैं, ऊपर जैसे लिखा हमने, प्लस b का मान हो गया -x/2, b का मान ये हो गया, a का मान 2/x। अब ठीक वैसे ही हम लोग करते हैं, पहले वाला टर्म ज्ञात करते हैं पहले, तो r का मान 0 ही होगा पहली बार में, n का मान 5 है ही, तो ये हो गया 5c 0 हो गया, और a की घाते मतलब n - r 5 - 0 तो 1 घाते 5 हो गया, b की घाते r है मतलब r का मान 0 तो b घाते 0 हो गया। अब 1 घटा देंगे, b का बढ़ाते जाएंगे और ऐसे ही r का मान 1 बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ 5c1 हो गया, 1 की घाते 4b हो गया, प्लस 5c2 हो गया, a³ b² हो गया, प्लस 5c3 हो गया, a² b की घाते 3 हो गया, प्लस 5c4 हो गया, a b की घाते 4 हो गया, प्लस 5c5 हो गया, b की घाते 5 हो गया। वैसे ही अभी ये तो सेम टू सेम इन सब 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें सारे गुणांक मालूम चल जाएंगे। इसको हमने सॉल्व किया, इसको तो नीचे किसी के 0 रहता है तो आता है 1, तो ये 1 कहते 5 हो गया। वैसे ही इसको नीचे किसी की 1 रहता है तो ऊपर वाली चीज़ आ जाती है, तो 5 वैसे ही आ गया, 5 1 कहते 4 b हो गया। और इसको हमने ऊपर अभी सॉल्व भी किया है, पहले वाले सवाल में ठीक यही चीज़ था, तो ये 10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करेंगे, 5c3 को तो तब भी 10 आ जाएगी, ये 5c4 को तो ये 5 आ जाएगा, 5c5 मतलब ऊपर नीचे समान है तो 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब हमने क्या किया, ए बी के मान में, अब तक ये तो ए बी में है, अब हमने ए और बी का मान रखा, तो ए का मान 2/x रखा और बी का मान हमने -x/2 रखा। ऐसे ही हर जगह हमने मान को रख दिया। उसके बाद सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पर क्या आया, ये 32x की घाते 5 हो गया और यहाँ पर 5 गुणे ये हो गया 16/x की घाते 4 गुणे ये हो गया -x/2, प्लस ये 10 गुणे 8/x³ हो गया, गुणे ये x²/4 आ गया, प्लस 10 गुणे ये क्या हो गया 4/x² गुणे -x³/8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या आया, यहाँ पर क्या आया, ये अगला पद देखिए कि प्लस 5 गुणे 2/x, वैसे ही गुणे x की घाते -x/2 की घाते 4 है तो ये हो गया x की घाते 4/16, वैसे ही ये हो गया प्लस माइनस x की घाते 5/32, ये चीज़ हो गई। अब इसको आगे हमने और सॉल्व किया
तो यहाँ पर ये 32/x से आते 5, वैसे ही ये हो गया -40x³ ये हो गया +20/x, ये हो गया -5x, ये हो गया +5/8x³, ये हो गया -x⁵32। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व। कितनी आसानी से सारे प्रश्न हमारे सॉल्व होते जा रहे हैं, इतने में ही हमने सॉल्व कर दिया, इतने में ही पूरे दूसरे प्रश्न को भी। अब आज की वीडियो में हम दो ही प्रश्न तक, इतने प्रश्न तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में आगे के और भी प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए, जो PDF से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाकर वहाँ से इसे देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।